नमस्कार। A1 टीवी के खास कार्यक्रम आपकी सेहत से जुड़े हुए इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। मानव शरीर का एक अभिन्न अंग हार्ट, जिसको लेकर के काफी सारी समस्याओं का सामना एक आम आदमी को करना पड़ता है। दिल दीवाना है, दिल पागल है, ऐसे कई गाने आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इस दिल की बीमारी की। जी हां, दिल की बीमारी से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी डॉक्टर रामगोपाल यादव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद आशीष जी, और मेरे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, दिल से नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि एक मानव शरीर का एक अभिन्न अंग इसे बोल सकते हैं, इंजन भी बोल सकते हैं। एक ऐसा अंग, आंखें अगर आप रात में सोएंगे आराम कर लेगी, लेकिन हृदय, दिल, जो कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब से धड़कना शुरू करता है, रात को नहीं सोता है, दिन रात काम करता है और अंतिम सांस तक ये चलता है। ये दिल की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। समझना चाहेंगे सबसे पहले कि ये इसकी कार्यप्रणाली क्या है, हार्ट की क्या फंक्शनिंग है बॉडी के अंदर, और कैसे इसको केयर दी जा सकती है, क्योंकि केयर प्रॉपर नहीं मिलने के चलते बहुत सारी बीमारियां पाल लेता है व्यक्ति अपने शरीर के अंदर, उनको टाला जा सकता है। तो बेसिकली समझना चाहेंगे कि हार्ट को लेकर के किस प्रकार की कार्यप्रणाली है और कैसे इस डिजीज से बचा जा सकता है। आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने अभी दिल है पागल, दिल है दीवाना, और मैं कहूँगा दिल है तो जान है जी। अगर आपका दिल धड़कना बंद कर देगा उसी समय आपकी जान नहीं रहेगी जी। इसकी फंक्शनिंग निश्चित रूप से जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनते हैं शरीर के अंदर, उसी समय से अपना काम चालू कर देता है। और यदि हार्ट नहीं है तो आपकी कोशिकाओं को, शरीर की जो सबसे मूल तत्व है कोशिका, उस तक अगर आपका ब्लड नहीं जाएगा, आपकी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो आपका भोजन नहीं जाएगा, और भोजन वगैरह नहीं जाएगा तो आपका स्वास्थ्य शरीर नहीं रहेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और दिल, अगर वो ऑक्सीजन भी उसके साथ में जाती है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो तत्व होते हैं जो शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है, उनका सुचारू रूप से संचालन हृदय के धड़कने से ही होता है जी। तो दिल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का, जो माँ के गर्भ से रह करके, और जब तक आपकी जान है, जिंदगी है, तब तक ये काम करता रहता है। जी। ये जब दिल धड़कता है, इसकी केयर भी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल आजकल देखने को मिलती है जिसके चलते, अभी पहले पुराने ज़माने में सुना जाता था कि 70-80 साल का था, उसको हार्ट अटैक आ गया और आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन आज ऐसे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का था, बैठा था, बैठे बैठे ही रह गया। या ये भी सुनने को आता है कि रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि इसको तो साइलेंट अटैक आया था। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? क्या लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करके और हार्ट डिजीज को रोका जा सकता है? ये एक ग्लोबल समस्या है, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है, और उसका कारण एक कोई भी कालखंड होता है, उस कालखंड के अंदर जैसे जैसे अपन आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अपनी दिनचर्या इस तरीके की हो जाती है, लाइफ स्टाइल इस तरीके की हो जाती है, जिसके कारण से अपने को बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। और इसके लिए दिल भी एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके अंदर भी इसी का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसका कारण है कि अपन जीवन शैली, और ये जो बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, आपके थायराइड की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल हाई की बीमारी है, इन सबको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। आपने अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसी 10-20-30 साल के अंदर रेपिडली चेंज हुआ है। इसकी वजह से ये हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं। और जैसे आपने कहा कि साहब ये इस तरीके से क्यों बढ़ी है, जैसे मैंने बताया आपको, भले से वो शुगर हो, मोटापा हो, और एक खान पीन वाली चीज़, जी,
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आजकल अपन नशे की लत की तरफ बहुत ज़्यादा युवा अग्रसर हो रहे हैं, विशेष रूप से तंबाकू के सेवन के रूप के लिए। जी। तंबाकू का सेवन 3 तरीके से लोग बाग करते हैं। कुछ लोग बाग पीते हैं, कुछ लोग बाग सूंघते हैं, कुछ लोग बाग चबाते हैं। जी। हमारे पास नित्य प्रैक्टिस में देखते हैं कि लोग बाग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि साहब करता हूँ, भाई आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो वो पीते हैं तो वो पीने वाली चीज छोड़ करके या तो चबाने लगते हैं या सूंघने लगते हैं। जी। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि तंबाकू का सेवन का मतलब 3 तरीके से होता है, पीना, सूंघना और चबाना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इस हार्ट की बीमारी का, और उसके साथ में और भी बहुत सारे अंग हैं, जैसे सीएनएस जो तंत्रिका तंत्र है, जैसे लंग्स है, जैसे मुंह की कैंसर है। ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, और उसके अंदर एक कारण आपके हार्ट डिजीज भी का भी कारण है। जी। और रही बात आप साइलेंट अटैक वगैरह की बात कर रहे हैं कि आजकल क्यों बढ़ गए, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले जो 2 दशाब्दी के अंदर, जी। 2000 के बाद से मान लीजिए, पहले युवाओं के अंदर ये बीमारी कम होती थी। उसका कारण ये था कि उस समय ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते थे, और लोग बागों का खान पीन भी इस तरीके का नहीं था जिस तरीके की अब वर्किंग स्टाइल बदल गई है लोगों की। बहुत जल्दी जल्दी में अपना काम करना चाहते हैं, वो ओवरनाइट ही सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत रैपिडली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी फास्ट फूड की तरफ, जिसे जंक फूड वगैरह कहते हैं, उसकी तरफ आप ज़्यादा अग्रसर होने लग गए हैं। दूसरा, आप अपनी जो दिनचर्या के अंदर नियमित रूप से व्यायाम वगैरह करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके के फिर आपको स्ट्रेस होता है तो आप ये तंबाकू का सेवन है, अल्कोहल वगैरह का सेवन है, उसकी तरफ आप ज़्यादा अग्रसर होने लगे हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। और दूसरा, अभी अभी जो पेंडेमिक आई थी जी। आपकी, ये कोरोना जी। कोविड से के बाद में लोगों की ये इस तरीके की बीमारी ज़्यादा देखने को मिली। उसका कारण यही है कि आपके अंदर इम्यूनिटी पहले से ही नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, और फिर ये जो इम्यूनिटी कम होती है और उसके अंदर इस तरीके की बीमारियां आपको जल्दी से जकड़ लेती है, और उसकी वजह से इसके अंदर ये देखने को मिला है कि साहब इसके अंदर कोगुलेशन जो है वो जल्दी हो जाता है, रक्त का थक्का जो है नाड़ियों के अंदर जम जाता है, इसकी वजह से ब्लॉकेज होते हैं। तो इसकी वजह से साइलेंट अटैक्स आने लगे। पहले जब व्यक्ति 40 साल की उम्र और 40 से ऊपर की ऐसे मानते थे, तो 40 से पहले जो की उम्र के जो नीचे के होते थे, कम उम्र के होते थे, उसके अंदर ये मुश्किल से कोई 20% 30% बीमारी होती थी। आज की तारीख में 40 की उम्र तक ये 50% लोगों को ग्रसित करने लगे। नहीं तो ये 45-50 वर्ष के बाद में ये हार्ट अटैक वाली बीमारियां हुआ करती थी। और इसके अंदर मैं ये जो आपने पूछा ना कि साहब ये क्यों होने लगा, तो उसके अंदर एक ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा कारण है। ब्लड प्रेशर का कारण ये है कि एक तो ये जंक फूड, जिसे मैंने बताया, स्पाइसी फूड्स वगैरह लेते हैं जिसके अंदर सॉल्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। दूसरा, लोग बाग अपनी दिनचर्या के अंदर पता नहीं क्यों नहीं अपना स्वयं के शरीर के लिए कम से कम आधे से 1 घंटा अपने आप को निकालना चाहिए, जिससे कि लोग बाग उसके अंदर भले से योगा करें, प्राणायाम करें, टहलें, भले से जिम जाएं, भले से ट्रेडमिल करें, कुछ भी करें, लेकिन उनको जरूर से करना चाहिए। और खाने पीने के अंदर हेल्दी फूड, जो WHO ने भी अब की बार इसको मिलेट ईयर घोषित किया है 2023 को, उसके अंदर ये कहे कि मोटा अनाज जो अपने गाँव के अंदर बहुत अच्छे से मिलता है, हिंदुस्तान तो गाँव का देश है, इसके अंदर जो मोटे अनाज है जिनकी कॉस्ट भी कम आती है, जिसके अंदर आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यूज कम करते हैं लोग बाग, उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके अंदर बाजरा है, जवार है, आपका मक्का है, इस तरीके की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। और अपने घर के अंदर पशुधन होता है तो उसके जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क वगैरह, दही वगैरह, इनका सेवन करें। अपने घरों के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बना करके उसके अंदर खुद का अपनी सब्जियां उगाएं। तो ये जो केमिकल्स वगैरह अपन खा रहे हैं,
इनको कम खाएं। जी। तो लोग बागों को अगर हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल चेंज कर ले तो ये निश्चित रूप से आजकल पैकेज फूड का बहुत ज्यादा चलन चल गया है। आज आपको छाछ चाहिए वो भी पैकेज मिल जाएगी, दही चाहिए वो भी पैकेट में मिल जाएगा। ऐसे अगर नॉर्मली आप घर पे दही खाएंगे तो एक दिन आप रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन प्रिजर्वेटिव डाल करके उसको रखा जाता है, 5 दिन 7 दिन उसको चलाया जाता है। तो जो पैकेज जो फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको लेकर के क्या वो उनको अवॉइड करना चाहिए या फिर उनसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है? वंस एंड वाइल, कभी कभार, या आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तब तक तो ये ठीक है, लेकिन इसको अपन दिनचर्या के अंदर शामिल कर ले, इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा जी। और न किसी को लेना चाहिए इस चीज को। जी बिल्कुल। आपने बताया कि व्यायाम उसको करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि सीने में दर्द हुआ, लेकिन वो अपने आप प्रीजज कर लेता है कि ये तो मुझे गैस्ट्रिक से प्रॉब्लम हुई होगी और चूक कर बैठता है और फिर बाद में पता पड़ता है कि इसको तो अटैक आ गया था। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा आम आदमी को कि मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट मेरा साइन कर रहा है? मुझे कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है, बाहर अगर कहीं भी चोट लगेगी तो अपने को पता पड़ जाएगा, फीवर होगा तो अपना हीट होगा पता पड़ जाएगा, लेकिन हार्ट मेरा बीमार है, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उसको? आशीष जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोई भी बीमारी होती है और किसी भी अंग की, उसके अंदर हार्ट भी एक है। हार्ट एक ऐसा अंग है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो आपने जैसे अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि जब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका हार्ट पंप करता रहता है। तो उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं, जो हार्ट की मांसपेशियां होती है उसके अंदर। लेकिन अपने को सिम्टम्स निश्चित रूप से मालूम चलने लगते हैं उसके अंदर। जैसे अपन रूटीन का काम कर रहे हैं और रूटीन का काम करते करते ही अपने को ईजी फटेगिबिलिटी यानी जल्दी थकान हो जाना, घबराहट हो जाना, जल्दी पसीने आना, छाती के अंदर भारीपन होना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर के और हाई ब्लड प्रेशर के साथ में हार्ट के भी होते हैं। तो इन चीज़ों को जैसे ही होने लगे तो आप ज़्यादा भी नहीं करें। तो आज की तारीख के अंदर मैं राजस्थान के लिए तो कह सकता हूँ कम से कम कि राजस्थान के अंदर जो ये चिरंजीवी योजना आई है, ये संजीवनी है, और इसके अंदर जो आपके पीएससी है, सीएससी है, इसके अंदर आपके बहुत सुदृढ़ हुआ है ये सिस्टम। तो उसके अंदर जाकर के आप अपना ब्लड प्रेशर तो चेक कराएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर का कारण यही है कि ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहता है तो मांसपेशियां ज्यादा मोटी हो जाती है। तो उसके अंदर जब थोड़ा सा भी आप काम करते हो या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो बॉडी के ऊपर, जिससे कि लोड पड़े बॉडी के ऊपर, तो वो जो मायोकार्डियम है उसको उतनी सप्लाई उस कोशिकाओं से, उस धमनियों से नहीं मिल पाती है, और वो अटैक आकर के, और साइलेंट अटैक आकर के रात को ही बिस्तर के अंदर रहने की कई बार अपन देखते रहते हैं। इस तरीके की चीजें आती है। दूसरा, आपको निश्चित रूप से अब तो आजकल तो ये जो मैं पहले बता रहा था कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो डायबिटीज थी, मोटापा था, कोलेस्ट्रॉल का लेवल था, ये पहले 30-40 साल के बाद भी होता था। लेकिन आजकल तो आप सरप्राइज करोगे कि ये 31 दिसंबर के आखिरी के अंदर या साल के आखिरी के दिनों में कॉरपोरेट में काम करने वाले बच्चे या बच्चियां, इवन फीमेल्स, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड से बात होती है कई बार कि साहब आज रात को जो है वो 28 साल की बच्ची आई जिसके अंदर 2 स्टेंट डालने पड़े। उसका कारण यही है। और एक स्ट्रेस से बचना चाहिए, और स्ट्रेस से बचने का यही है कि आपको जो काम डेप्यूट किया गया है उसी को लेकर के आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साहब उसके पास में तो गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब हो गए, मैं ओवरनाइट के अंदर कर लूँ। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है इन सब चीज़ों के लिए, भले से वो डायबिटीज हो, भले थायराइड हो, भले से आपका ब्लड प्रेशर हो, ये सारी की सारी चीज़ें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। हेलो डॉक्टर में यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं हार्ट डिजीज की। हार्ट डिजीज पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में SMS मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी डॉक्टर रामगोपाल यादव जी। डॉक्टर साहब जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रेस से बचना चाहिए, और आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदी का फर्क है।
बिल्कुल सही। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे आदमी को तिल तिल कर जलाती रहती है। तो आपने बताया कि हार्ट डिजीज भी चिंता से प्रभावित होती है, हार्ट डिजीज भी बढ़ने का चांस रहता है। चिंता से बचना चाहिए। चिंता चाहे फाइनेंशियली हो सकती है, जॉब को लेके हो सकती है, फैमिली को लेके हो सकती है, किसी प्रकार की चिंता उससे हो सकती है। चिंता से बैलेंस करके कैसे अपने इस हार्ट की केयर कर सकता है कोई एक आम आदमी, इस हार्ट को कैसे केयर दे सकता है, ये अपन ने चर्चा की। एक्सरसाइज कर सकता है, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकता है। लेकिन जब बीमार हो गया हार्ट, जब पता पड़ता है कि डिजीज हो रही है, मुझे ऐसा सिम्टम महसूस हुआ है कि अब पेन हो रहा है, हॉस्पिटल दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, एम्बुलेंस आने में समय लगेगा, तो क्या एक आम आदमी लाइफ सपोर्ट, एक इमरजेंसी टाइम होता है जिसमें वो बचा सकता है उसकी जान? कोई ऐसा ट्रीटमेंट उसे दिया जा सकता है, कोई ऐसी केयर उसको दी जा सकती है कि ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं बताना चाहूँगा कि जो हाई रिस्क वाले मरीज हैं जी जैसे पहले से फैमिली हिस्ट्री है, जिनके डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर की बीमारी है, ये इन लोगों को एक एस्प्रिन नाम की दवाई होती है जो बहुत कॉस्टली नहीं होती है, अपने घरों में आम जन के पास में रखना चाहिए। और इसके अंदर एक सुझाव मैं और देना चाहूँगा, ये एज ए नागरिक जी नोट एज ए डॉक्टर, और डॉक्टर के नाम से देना ही चाहूंगा, लेकिन एज ए नागरिक जी जो पीएससी, सीएससी और सब सेंटर है जी वहां पर जो एएनएम और जो बैठती हैं जी उनके पास में भी एस्प्रिन की और आइसोर्डिल की गोली होनी चाहिए। जी जो जीभ के नीचे देने वाली गोली होती है उसको आइसोर्डिल बोलते हैं, और एस्प्रिन की गोली होती है वो होनी चाहिए। वो आपको 375 mg की गोली, अगर नहीं हो तो 75 की, जितनी भी mg की है वो जितनी जल्दी हो सके, वो नुकसान नहीं करती है शरीर के अंदर, वो अपने पास में रखनी चाहिए और उनको भी अवेयर करना चाहिए। और दूसरा मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो एएनएम या जीएनएम या आशा सहयोगिनी है, उनको भी गांव के अंदर जो बैठ करके लोग बाग ताश पत्ती खेलते रहते हैं या इधर उधर जो हुक्का तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनका और भी नहीं तो ब्लड प्रेशर तो चेक करें जी और एक ब्लड शुगर जो है उनके पास आजकल स्ट्रिप्स वगैरह गवर्नमेंट ने दे रखी है, जी तो अपना ब्लड शुगर का और उनका करें। और जिसके अंदर थोड़ा सा भी हाई रिस्क वाला दिखे उसको तो उनको डॉक्टर के पास में रेफर कर ही देना चाहिए जी लेकिन साथ के अंदर उनको एस्प्रिन की गोली या आइसोर्डिल की गोली की भाई अपने जेब के अंदर रखिए। कभी कोई घबराहट वगैरह हो तो आप इनको तुरंत जीभ के नीचे दे लेवे आइसोर्डिल की गोली को, और ये जो गोली एस्प्रिन वाली है इसको आप पानी के साथ में ले लेवे। और उस पर्सन को जिसके अंदर घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर कार्डियक नहीं है तो भी नुकसान नहीं करेगा, कार्डियक है तो उसमें हेल्प करेगा। उसके लिए आपको चाहिए कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग लेवे, लंबे लंबे सांस लेवे, गहरे सांस लेवे, गहरे सांस लेकर के और फिर उसको छोड़ें, गहरे सांस लेवे और उसको छोड़ें। और उस समय आपको एक करवट के बल लेट जाना चाहिए। कई बार ज्यादा घबराहट होती है तो उल्टी के चांसेस होते हैं, तो उल्टी के आपके फेफड़े के अंदर जाने की संभावनाएं रहती है। कौन सी करवट ले? भले लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेफ्ट लेवे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी राइट भी ले सकते हैं। लेफ्ट करवट लेकर के लेट जावे तो उल्टे आए तो वो बाहर की तरफ ही आपके कंटेंट्स गिरे। जो दो गोली आपने बताई एस्प्रिन और आइसोर्डिल, तो इन दोनों को क्या जिन भी घरों में शुगर बीपी के पेशेंट हैं तो फर्स्ट एड किट में ही रख लेना चाहिए, तो इससे काफी कुछ बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल, ये हुआ बचाव की बात। लेकिन जैसे पता चलता है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसा आपने भी जिक्र किया है, और किसी ने एएनएम ने शुगर भी चेक कर ली और शुगर लेवल आ गया या फिर उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ऐसे में अलर्ट होने की जरूरत है, उसको हार्ट को लेकर के केयर देने की जरूरत है। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में अश्वगंधा है, ये भी अर्जुन छाल है, ये भी लिया जा सकता है। अश्वगंधा स्ट्रेस को मेंटेन करेगा, अर्जुन छाल आर्टरीज हैं उनको, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद करता है, ये आयुर्वेद का दावा है जी। तो जिन लोगों को हाई रिस्क नहीं है तो क्या वो इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशनरी उसको हार्ट को केयर देने के लिए, एक प्रोटेक्शन देने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आशीष जी आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एलोपैथी के अंदर है जी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी,
आपकी रोकथाम और किसी चीज़ का कंट्रोल करना हमेशा ही अच्छा है, उसको डिजीज को होने के बाद में इलाज किया जाए। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर अर्जुन छाल है, भले से अश्वगंधा है, भले से आयुर्वेद के अंदर और कोई विधि है जो आपको लेते हैं, तो उनको लेने में कोई बुराई नहीं है। वो तो आपको लेना चाहिए, आमजन को भी लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि मिलेट ईयर है, मोटे अनाज खाने के अंदर, तो इससे आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो प्रिवेंशन तो हमेशा ही अच्छा है। और इसके लिए आप अपना उदाहरण देख करके देख लीजिएगा कि पहले आपके जो इन्फेक्शियस डिजीज होती थी, जो जानलेवा डिजीज थी, भले से वो पोलियो हो, इन्फ्लुएंजा हो, जो अपने टीकाकरण अपने सबके हो रखे हैं, बीसीजी के टीकाकरण, स्मॉल पॉक्स, केरिन के सारे अपने टीकाकरण हो रखे हैं। तो कितनी बड़ी कंट्रोल हो गया और आज की तारीख के अंदर वो डिजीज आपको देखने को नहीं मिलती है। इसी तरीके से अभी जो कोरोना आया उसके अंदर आपके वैक्सीनेशन हुआ, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स तो आपको अपनाने चाहिए और करना चाहिए। और ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके आते हैं आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी डाइटरी हैबिट्स, उनको आपको परिवर्तित करना चाहिए। जैसा आपने जिक्र किया, स्टार्ट पे आपने जिक्र किया था इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर को लेकर के लोग अवेयर नहीं रहते। और मैं समझता हूं जैसा आपने जिक्र किया था, इम्यून सिस्टम को अगर बूस्टअप कर लिया जाए तो वो भी कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करेगा हृदय की कार्यप्रणाली को। निश्चित रूप से कोई भी चीज आपके कोई बीमारी नहीं होगी। तो हार्ट तो एक ऐसा अंग है जिसको आपको 24 घंटे आपको धड़कते रहना है। और अगर कोई भी डिजीज होगी शरीर के अंदर तो निश्चित रूप से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आपको उसको रोकथाम करने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि कोई दूसरी बीमारी नहीं हो। दूसरी बीमारी नहीं होगी तो आपको ये हार्ट को बीमारियां क्यों होंगी। जी बिल्कुल। कई दशकों का आपका अनुभव है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, एसएमएस में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो क्या चेंजेस देख रहे हैं कई दशकों में, पहले के दशक में और अब के दशक में? जो मरीज आ रहे हैं उनका एज ग्रुप अगर देखें तो, या फिर पहले जो आप ऑपरेट करते थे तो कितने लोगों को बचा पाते थे, और अब जो रेशो आ रहा है क्या उस रेशो में ही बचा पा रहे हैं, या फिर अब लोगों की जो कैपेसिटी है वो डाउन है? अब लोग खुद भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए बॉडी का, चाहे वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से हो, चाहे इतने सारे जो पेस्टिसाइड का जो हमला है, तो अभी और पहले में क्या अंतर महसूस करते हैं? इसमें ऐसा है कि हार्ट की डिजीज को अपन जिसका हम ऑपरेशन करते हैं उसको 3 मुख्य रूप से अपन बांट सकते हैं। जी। एक तो होती है जन्मजात बीमारियां। जी। तो जन्मजात बीमारियां जो हैं उसके अंदर तो कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। जन्मजात बीमारियां तो जैसी है वैसी ही है। एक होती है वाल्व की बीमारी, जी, जो हृदय के वाल्व होते हैं उसमें 4 होते हैं। तो वाल्व की बीमारी के अंदर निश्चित रूप से पहले से कमी आई है। जी। उसका कारण यही रहा है कि अब आज की तारीख के अंदर थोड़ा सा जो पहले बार बार जुकाम वगैरह लगता था तो लोग बाग अब उससे थोड़े से अवेयर हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी एशियन कॉन्टिनेंट में पूरे में ही है और इंडिया में भी है। और एक तीसरी जो बीमारी है वो है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं हार्ट की नसों के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर आपकी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और एक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। वो पंपिंग क्षमता इन रोगों से भी हो सकती है, जैसे आपकी वाल्व की बीमारी से भी अगर लंबे समय तक रहती है, या जन्मजात बीमारी है वो भी लंबे समय तक डायग्नोस नहीं होती है तो उससे भी हो जाती है। और इस्चीमिया जिसे कहते हैं, जो हार्ट अटैक आता है, जो ब्लॉकेज आ जाता है, उससे भी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा वायरल जनित बीमारियां होती है, उसके अंदर मायोकार्डाइटिस जिसे कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी जिसको कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर हार्ट फेलियर हो जाता है। तो अभी जो अपने को देखने को मिल रहा है पिछले 2 दशक से, जो मैं कह रहा हूँ कि पहले जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसके अंदर हार्ट में ब्लॉकेज होता था, वो बीमारियां पहले 40 से ऊपर वाली एज ग्रुप में होती थी। लेकिन आज की तारीख के अंदर 40 से कम भी 45 से 50% रोगों के अंदर अगर 100 मरीज हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, तो 45 और उससे कम उम्र के पर्सन्स में भी इसकी संख्या लगभग 45 से 50% हो गई। तो आधी की लगभग हो गई ये बीमारी जी। और कार्डियोमायोपैथी की जैसे मैं बात बताना चाहूँगा, बड़े मैं फक्र के साथ में कहना चाहूँगा ये वाली बात जी,
कि कार्डियोमायोपैथी के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है, बाकी बीमारियों के अंदर तो हो जाता है जी। और हार्ट ट्रांसप्लांट अपने एसएमएस अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी आज की तारीख में सफलतापूर्वक किया जा रहा है जी। और ये हमने उपलब्धि है, हाँ बड़ी मेडिकल उपलब्धि है जी। और अभी पिछले 24 जून 2022 में धौली देवी का भगवान की कृपा से और मैं मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब जिन्होंने हमारे को शिक्षा दीक्षा दी और सिखाया, उनके आशीर्वाद से और उनकी सिखाई हुई शिक्षा से तकनीक से हमने ऑपरेशन किया, हमारी टीम ने ऑपरेशन किया। वो धौली देवी आज भी स्वस्थ है जी। जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी पिछले दिनों अपने उसके अंदर किया जब वो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे जी। तो ये तकनीकी है, तो ये तकनीकी और ये कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी हो ही नहीं, हम ये चाहते हैं जी। जिससे कि कार्डियक ट्रांसप्लांट जैसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़े। जी। ये चीज हम कहना चाहेंगे जी। तो ये जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एज ए सीनियर डॉक्टर आपकी क्या एक राय होगी लोगों के लिए। डॉक्टर के पास तो जाना ही है, दिल बीमार होगा तो हॉस्पिटल तो आना ही है, लेकिन हॉस्पिटल की दहलीज तक नहीं पहुंचे लोग अपने आप को, अपने हार्ट को केयर दे, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से एक आम जनता को इस लाइफस्टाइल को लेकर के आपने कहा, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि ये दिल है दीवाना, लेकिन इस दीवाने को आप अपने विवेक से थोड़ा सा वश में करना सीखें। और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना आहार जी, विहार और विचार इसके अंदर परिवर्तन करें। आप आहार के अंदर आप जितना मोटा अनाज खाएंगे, आप इसके अंदर स्टेटस सिंबल मत बनाएं, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोटे अनाज के अंदर जैसे बाजरा है, जवार है, मक्का है, ये इस तरीके की आप भोजन लेवें, हरी सब्जियां लेवें, ताज़ा फल लेवें। और आपके विहार के अंदर आप अपने शरीर के लिए आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच भले से वो आप व्यायाम करें, भले से योगा करें, भले प्राणायाम करें, भले से खेलें, ये करें। और आपके विचार सकारात्मक रखें, आप स्ट्रेस से बचें। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, आप निश्चित रूप से नियमित रूप से अपना काम करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें हासिल होगी, ऐसी मेरा मान्यता है। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आप पधारे और दिल की बीमारियों से जुड़ी जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, लोगों ने जो जानकारियां ली है, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं अपने इस हार्ट को लेकर के वो केयर इसकी ज़रूर करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन से लोगों को मदद मिलेगी अपने हार्ट को केयर करने की। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। तो ये थे एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर रामगोपाल यादव जी, जो कि प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कई दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने अपने अनुभव से आपको बताया है किस प्रकार से इस दिल की केयर की जा सकती है, दिल की बीमारी को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। अगर इनकी बताई हुई इन जानकारियों को आप अमल में लाते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। हेलो डॉक्टर में ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे और किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए